सो हाय गाइस, आज जो है 6 अप्रैल और 6 अप्रैल का यहाँ पे जो है शाम हो चुका है। और मैंने अभी तक की जितनी भी न्यूज़ है सबका एनालिसिस कर लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी बकवास के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा मोटिवेशन है, आज का हमारा जो मोटिवेशन रहेगा वो मोटिवेशन रहेगा, सॉरी, यहाँ पे जो हमारा मोटिवेशन आज का है वो है टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। यानी कि आज जो है आपके पास मौका है, आज चाहो तो आप जो है उन 60 पे लगा सकते हो स्क्रॉल करके, या आप इस वीडियो को देख सकते हो। यही आज का मोटिवेशन है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली न्यूज़ निकल के आ रही है, वो पहली न्यूज़ निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पे एक फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि आप सारे जो वीवीपैट की पर्चियाँ होती हैं उनको काउंट कीजिए। वीवीपैट के द्वारा जितनी भी स्लिप आपको मिलती हैं उनको काउंट किया जाए। आखिर क्या मसला है, मैं आपको ये बहुत आसानी से समझा देता हूँ। तो ये न्यूज़ निकल के आ रही है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट टू लिस्ट बिफोर पोल्स प्ली टू वेरीफाई काउंट इन ऑल ईवीएम। दरअसल ये मामला कुछ ऐसा है, इसके लिए आपको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। दरअसल होता क्या है कि जब आप वोट डालते हो तो आपकी एक स्लिप आपके नाम से, यानी कि आपने अगर मान लीजिए कांग्रेस में वोट डाला है तो कांग्रेस नाम की एक स्लिप, एक जो वीवीपैट होती है उसमें जो है वो स्लिप कट करके गिर पड़ती है और वो ऑटोमेटिक गिर पड़ती है। जिस स्लिप को जो है जिस स्लिप के निकलने में एक संशोधन किया गया था 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। ये मामला देखिए बहुत पेचीदा है, यदि आपको समझ गए तो आपको खेल समझ आ जाएगा। और ये थोड़ा गंदा मामला भी हो सकता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ईवीएम को हैक किया जाएगा। ईवीएम को हैक नहीं किया जाएगा, ईवीएम में टेम्परेशन किया जा सकता है, यानी कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है, जिसको करना बहुत आसान भी है। कैसे किया जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब भी आप वोट डालते हो, जैसे आपने कांग्रेस को वोट डाला, तो जो वीवीपैट होती है, जो वीवीपैट होती है उससे एक पर्ची निकलती है। 2017 में संशोधन ये किया गया कि उस पर्ची पे जो है पहले ट्रांसपेरेंट लगा रहता था, ट्रांसपेरेंट शीशा लगा रहता था, लेकिन अब जो है संशोधन करके ये कर दिया गया है कि वीवीपैट में जो पर्ची हम लोगों को दिखती थी कि हमारा वोट फला पार्टी के पक्ष में गया है या नहीं गया है, अब उसकी जगह पे काला एक शीशा लगा दिया गया था जो मात्र 7 सेकंड के लिए ही जलता था। अब 7 सेकंड में व्यक्ति को देख लेना है कि उसने जो पार्टी में बटन दबा है क्या वीवीपैट से वही पर्ची निकली या नहीं निकली है। यदि उसने देख लिया तो अच्छी बात, नहीं देखा कोई अच्छी बात नहीं। तो ऐसे करके जो है वीवीपैट से पर्ची निकलती थी, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको ट्रांसपेरेंट से काला कर दिया। अब समस्या ये आ रही है कि वीवीपैट से पर्ची निकलने में, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मैंने जो है कांग्रेस में वोट दिया और कोई दूसरा व्यक्ति गया उसने भी कांग्रेस में वोट दिया, और उसको जो है अगर सेम वही पर्ची दिखा दी जाए जो पहला वाला व्यक्ति डाल के गया था कांग्रेस का, और लाइट जल जाए और उसके सामने कट के ना गिरे नीचे, तो ये बहुत बड़ा मामला हो सकता है। यानी कि वोट गए दो, जिसमें से एक वोट जो है, देखिए आप ये समझ लीजिए कि जितने भी इलेक्शन होते हैं उसके पहले जो है जो वीवीपैट होता है और जो ईवीएम मशीनें होती हैं उनमें एक प्रोग्राम डाला जाता है। इस प्रोग्राम में कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। वो टेम्परेचर ये किया जा सकता है कि वीवीपैट पे जो पर्ची है, जब व्यक्ति एक बार कांग्रेस का वोट डालेगा तो पहली बार निकलेगी, लेकिन जब दोबारा डालेगा तो हो सकता है लाइट वो पहली पर्ची पे ही जल जाए जो पहला व्यक्ति डाल के गया था, और दूसरी पर्ची कटे ही ना। और जैसे ही वो व्यक्ति चला जाए हो सकता है दूसरी पर्ची एक बीजेपी के नाम से कटे और वो पर्ची नीचे गिर पड़े, यानी कि पड़े वोट दो, जिसमें से एक गया बीजेपी को और एक गया कांग्रेस को। तो इस तरीके से घपला किया जा सकता है वीवीपैट की मशीनों में। तो इसमें विपक्षी पार्टी का कहना यह है कि दरअसल जो वीवीपैट की स्लिप होती है वो ऑटोमेटिक कट के ना गिरे, वो जो है व्यक्ति के पास, जो मतदाता है वो जब जाए तो उसके पास ये राइट होना चाहिए कि वो पर्ची अपनी स्वयं उठा करके उस वीवीपैट के जो बॉक्स होता है उसमें डाल दे जा करके, ये ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। जिससे व्यक्ति को पता तो चलेगा, हर बार वो नई स्लिप उठाएगा, इससे पता तो चलेगा कि स्लिप सही है और कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। यानी कि इस तरीके से आप समझ सकते हो कितना बड़ा घालमेल कर सकती है कोई भी सरकार इस वीवीपैट की मशीनों में। तो विपक्ष का ये कहना है कि वीवीपैट की जो स्लिप है उसको जनता स्वयं उठा करके डाले जा करके वो ऑटोमेटिक प्रोसेस ख़त्म कर दिया जाए। तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे जो है ये धांधली रुक सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे ऐसा होता है, बट ऐसा हो सकता है, और हो सकता हो रहा भी हो। तो ये दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब से क्या होता था कि वीवीपैट की जो पर्ची होती थी वो कुछ ही 5% वोट, 5%
जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें ही उनको गिना जाता था, यानी कि 5% में ही गिना जाता था उन स्लिप को, उन वीवीपैट स्लिप को। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पूरे देश में जितनी भी स्लिप हैं उन सबको काउंट कीजिए। तो क्या इससे ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी? तो मेरा ऐसा मानना है इससे कोई प्रॉब्लम समाप्त नहीं होगी, क्योंकि वीवीपैट में जो पर्ची है वो ऑटोमेटिक अभी भी गिर रही है, और जब तक ये ऑटोमेटिक गिरेगी तो यहाँ पे जो है ये घपला होता ही रहेगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप पूरे देश में पर्ची जितना भी गिन लीजिए उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेन काम तो अंदर हो ही चुका है, जो कि मैंने आपको कहानी पूरी बता दी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वीवीपैट की जो पर्ची है उसको गिना जाए। हालांकि मेरे हिसाब से इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट तब होता है जब वो पर्ची कट करके ऑटोमेटिक नीचे ना गिरती, बल्कि मतदाता उसको उठा करके डालता, तो इससे पता चलता कि पर्ची हर बार अलग अलग निकल रही है, अलग अलग पार्टी की निकल रही है। तो शायद मेरे हिसाब से बेनिफिशियल था, वरना मुझे ये कोई आर्डर सुप्रीम कोर्ट का बेहतरीन नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि क्या दरअसल ये जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था। अब यहाँ पे बात कर लिया जाए कि दरअसल कुछ कंपनियों ने अभी जो आपने देखा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो है बीजेपी को जो है कई सारा चंदा रिसीव हुआ है पर जो कंपनियां हैं उनके द्वारा। और कंपनियों में एक डेटा जो है रिपोर्ट आई है सामने निकल के कि उन कंपनियों ने भी जो है बीजेपी को चंदा दिया है, उन 45 कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया है जो नुकसान में चल रही हैं, यानी कि उनको प्रॉफिट भी नहीं होता है और उसके बावजूद भी चंदा दे दिया जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या की बात है। जो बीजेपी जो है इतना बड़ा बड़ा अपना डंका बजाती है कि हम बहुत ईमानदार हैं, ये हैं वो हैं, तो ये कंपनियां आखिर ऐसा उनको क्या ऐसा लालच मिल रहा है कि वो इतना। आप देख लीजिए भारतीय एयरटेल का जो है नुकसान है 76,954 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2023 में, लेकिन उसने जो है 99.7% चंदा 198 करोड़ रुपया दिया है बीजेपी को। ऐसे ही जो है पूरा डेटा आपके सामने मैं लाकर आया हूँ। तमाम सारी कंपनियां हैं, उन्होंने देखिए सारी निगेटिव में है, सारी निगेटिव में है, लेकिन सभी ने जो है चंदा 10-10 करोड़, 200-200 करोड़, 100-100 करोड़ और टोटल 581 करोड़ चंदा इन निगेटिव कंपनियां जिन्होंने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, इन्होंने चंदा जो है, इन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा है वो बीजेपी को दिया है। तो ये शो करता है कि किस हिसाब से जो है ये सारी मिली जुली पार्टियां हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार घोषित करती हैं। दरअसल मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी ईमानदार नहीं है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है मैतेई तरफ से। मैतेई दरअसल आपको अगर पता हो तो मैतेई जो है उसने सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहा है कि लोकसभा इलेक्शन को जो है आप थोड़ा जो है टाल दीजिए मणिपुर में। आपको पता है कि मणिपुर में जो है बहुत जो है हिंसा हुई थी और हो सकता है उसमें वहाँ पे माहौल अभी भी ठीक नहीं है। तो मैतेई लोगों ने ऐसा कहा है कि हमारे ऊपर बहुत सारा अत्याचार हुआ है, बहुत सारी लड़ाई हुई है, जिसके कारणवश हमारे पास कोई पैसा नहीं है, और जो हमें चुनाव में लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है वो भी हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास जो है पैसा नहीं है, तो हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे सारा काम करेंगे, कैसे लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे मणिपुर में। तो मैतेई के लोगों का ये कहना है कि ये जो मणिपुर में वायलेंस हुआ जिसके कारण बस हमारे पास पैसा नहीं है, तो ये अनइवन प्लेइंग फील्ड है। यानी कि चुनाव तब होना चाहिए ना जब प्लेइंग फील्ड यानी कि मैदान जो है वो बराबरी का हो, लेकिन यहाँ पे एक पार्टी के पास तो पैसा ही नहीं है, मैतेई लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि चुनाव को, लोकसभा इलेक्शन को जो है यदि आप टाल सकें मणिपुर में तो टाल सकते हैं। ऐसा जो है लोकसभा इलेक्शन में निकल करके आया है, और इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की है और पूछा है कि ऐसा क्या हो सकता है मैतेई लोगों ने। दरअसल मणिपुर में 2 ट्राइब रहती हैं, एक मैतेई है, और मैतेई के चलते ही जो है मणिपुर में वायलेंस हुई थी, जिसमें मैतेई लोगों ने ये मांग की थी मणिपुर में कि उन्हें जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कैटेगरी में डाला जाए। उसको लेकर के जो है मणिपुर में वायलेंस भड़का था। मैतेई जो है वो एक बड़ी कम्युनिटी है मणिपुर में, और ये मणिपुर के बीचों बीच में रहती है, जबकि जो पहाड़ी लोग हैं वो आसपास रहते हैं, उनकी संख्या कम है लेकिन उनके पास ज़मीन ज़्यादा है। मैतेई लोगों के पास ज़मीन कम है लेकिन इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये इनका लड़ाई का मुद्दा था जो मणिपुर का था। अगला अगर बात किया जाए तो अगला जो है आर्टिकल है न्यूक्लियर पावर इज़ की टू डेवलपमेंट सेज स्टडी। यानी कि स्टडी निकल के आई है कि इंडिया को अगर डेवलप होना है तो उसको न्यूक्लियर पावर का बहुत बड़ा जो है तीरंदाज बनना पड़ेगा, यानी कि न्यूक्लियर पावर उसको डेवलप करनी ही पड़ेगी। यदि वो न्यूक्लियर पावर के गेम में नहीं आता है तो भारत कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा, और जो उसका लक्ष्य है 2047 तक डेवलप कंट्री बनने का, वो भी कहीं ना कहीं अचीव नहीं हो पाएगा। और
भारत का जो सपना है 2017 तक जीरो कार्बन इमिशन, वो भी साकार नहीं हो पाएगा अगर भारत न्यूक्लियर पावर पे ध्यान नहीं देगा। न्यूक्लियर पावर पे सरकार को ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में 22-23 प्लांट ही मात्र जो है ऑपरेट करते हैं अगर देखा जाए तो, और सारे यूरेनियम पे बेस्ड हैं। यूरेनियम रेडियो एक्टिव कार्बन सब्सटेंस है, ये कार्बन एलिमेंट है जो हमारे लगभग सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्रयोग किया जाता है। और इंडिया की 1.6% जो एनर्जी का जो सोर्स है वो न्यूक्लियर है। आप समझ सकते हो कितना कम भारत जो है अपनी एनर्जी का 1.6% जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसका 1.6% ही उत्पादन करता है। मतलब 100 में से 1.6% देश की जो एनर्जी है उसकी खपत न्यूक्लियर से होती है। तो ये बहुत ही घटिया बात है, ऐसा जो है आपको मानना चाहिए। और भारत इस तरीके से 2047 तक विकसित भारत कभी नहीं बन सकता है, आप ये समझ लीजिए। और ये किसने कहा है? ये कहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM अहमदाबाद ने। इन्होंने एक स्टडी की है और इन्होंने तमाम स्टडी के बाद जो है इन्होंने ये जो है आंकड़ा निकाला है। और यानी इन्होंने ये भी एक्सपेक्टेड किया है कि भारत को 2030 तक जो है 230 गीगावाट यानी कि 30 गीगावाट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और 2050 तक 265 गीगावाट का प्रोडक्शन इंडिया को करना का लक्ष्य होना चाहिए। यानी कि 2030 तक 30 गीगावाट, 30 गीगावाट और 2050 तक 265 गीगावाट। यदि ये इंडिया कर लेता है तो अच्छी बात, वरना बेकार बात। और दूसरी बात ये भी इन्होंने कहा है कि यदि 2020 से 2070 तक अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में भारत को जो है महारत हासिल करनी है तो भारत को जो है 150 से 200 लाख करोड़ का खर्चा आने वाला है। तो ये जो है एक रिपोर्ट है जो मैंने आपको बता दी IIM अहमदाबाद के द्वारा। यानी कि भारत विकसित भारत तभी बन सकता है जब न्यूक्लियर पावर में सक्षम होगा और न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग करेगा, जिससे जो है प्रदूषण कुछ हद तक कम होगा। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है, यहाँ पे न्यूज़ ये है कि जो मार्च का महीना था जो निकल चुका है, आज तारीख है 6 अप्रैल, शाम का समय ये वीडियो बनना है, आप सामने देख सकते हो 9 बजने वाले हैं। और न्यूज़ जो है ये आज तक की हैं और लगभग ये 7 अप्रैल का काम आ जाएगा, इसलिए टाइटल वीडियो का 7 अप्रैल है। टॉप 4 यानी कि 4 ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया में जिन्होंने मार्च के महीने में 50% कारों को सेल किया है। 50% जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल किए हैं। उनका नाम है, एक नज़र आप उन पर डाल लीजिए, उनका नाम है ओला, TVS, बजाज और आथर एनर्जी। ये 4 जो है लोग हैं, 4 जो है कंपनियां हैं जिन्होंने 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल किए हैं मार्च के महीने में। और इन्होंने टोटल 1.12 लाख यूनिट सेल किए हैं, 1.12 लाख यूनिट। अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़माना आ चुका है, लेकिन अब सरकार सब्सिडी कम दे रही है, ये भी मैं आपको बता दूं। सब्सिडी सरकार देना बंद कर रही है। इंडिया प्लान्स टू बिल्ड फर्स्ट कमर्शियल क्रूड स्टोरेज। और यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आई है कि इंडिया ऐसा प्लान कर रहा है कि ये पहला अपना जो है क्रूड स्टोरेज बनाए। यानी कि भारत के पास अभी अगर देखा जाए तो कोई भी क्रूड स्टोरेज नहीं है। अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की अगर TT की बात की जाए तो भारत के पास लगभग अभी जो है 70 से 75 दिन का जो है ऑयल हमेशा रहता है। यानी कि अगर इंडिया का प्रोडक्शन बंद हो जाए, सब बंद हो जाए तेल सप्लाई, तो भारत के पास 70 से 75%, अगर पूरा भारत में अगर प्राइवेट या पब्लिक जो भी कंपनियां मिला लो तो तेल का इतना भंडार भारत के पास है, 70 से 75 दिन का स्टॉक है। लेकिन अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा है। यदि इंडिया को सक्षम बनना है, डेवलप बनना है, तो उसको जो है तेल में भी महारत हासिल करना पड़ेगा। आप तेल के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट जब तक रहेंगे, दूसरे पे हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट रहेंगे, आप विकसित भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते हो। तो इंडिया का प्लान है कि वो पहला अपना जो है क्रूड ऑयल स्टोरेज। क्रूड ऑयल क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, जैसे जो है आप दूध लेने जाते हो तो लीटर में लेते हो, उसी प्रकार से जो ऑयल होता है वो क्रूड निकलता है। यानी कि जितना भी आप जो है पेट्रोलियम वगैरह, डीजल, नेचुरल गैस वगैरह देखते हो, ये क्रूड ऑयल से निकाला जाता है। डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर होते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पे क्रूड ऑयल से तमाम तरीके की चीज़ें जो है एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, उनका रिफाइनरी किया जाता है। उसके बाद तमाम तरीके के आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, नेचुरल गैस, CNG, LPG वगैरह वगैरह। तो इंडिया जो है कोशिश कर रहा है कि वो क्रूड ऑयल का पहला कमर्शियल स्टोरेज भारत में बना ले, और इसके लिए ये जो है कर्नाटक में बनाने की बात चल रही है। तो कर्नाटक में जो है पहला बन सकता है, और ये जो है काम हो सकता है, कब स्टार्ट होगा उससे लेना देना नहीं है। अगली न्यूज़ निकल के आई है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और इसको आप पॉलिटिकल न्यूज़ भी कह सकते हो।
राजनीतिक रूप से भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो कि कच्छ हड़प्पन ग्रेवयार्ड आ स्केल्टन एंड की टू अ पजल। दरअसल एक न्यूज़ ये निकल के आई है, मैं आपको बता दूं कि जो है अभी कुछ खुदाई वगैरह चल रही है कच्छ की जगह पे। कच्छ में खुदाई चल रही है, कच्छ में खुदाई हुई है, कच्छ में खुदाई हुई है। कच्छ आप जानते हो गुजरात में पड़ता है, तो कच्छ में खुदाई हुई है। और जो है राखी गढ़ी, हिंदुस्तान की जो है सबसे बड़ी अगर कोई साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो है राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी में भी जो है हरियाणा तरफ पड़ता है, वहाँ पे भी जो है, वैसे मैं बता दूं हरियाणा में एक म्यूजियम भी बनने वाला है, वो भी प्रपोज है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी चीज़ें हों वहाँ पे रखने को देखने को मिलेंगी, हिस्ट्री का बनेगा। तो जो राखी गढ़ी में जो अभी नए स्केल्टन मिले हैं, जिसमें जो है राखी गढ़ी कच्छ वगैरह में खुदाई से पता चला है कि वहाँ पे जो है एक महिला का या तमाम से तरीके के तमाम तरीके के स्केल्टन यानी कि हड्डियों के ढांचे मिले हैं, जिनसे ये पता लगा है, तमाम तरीके की स्टडी करने से ये पता लगा है। वैसे ज़्यादातर एक ही लाश है, एक ही स्केल्टन है, जिससे ये पता लगा है, आर्कियोलॉजी रिसर्च से ये पता लगा है कि जो हड़प्पा के लोग थे, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वही जो है आर्यन थे। मतलब ये है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ये हिस्ट्री की जो बुकें हैं, क्लास 10th हो, क्लास 12th हो, क्लास 7th हो, क्लास 8 हो, क्लास 6 हो, इन जो बुकों में जो है हिस्ट्री के, उसमें भी चेंज होने वाला है बहुत जल्द। वो चेंज ये होगा कि हड़प्पा के लोग जो है, वो जो हड़प्पा के लोग थे वो आर्यन लोग थे, यानी कि जिन्होंने वैदिक ये ग्रंथ रंत्र जो भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना की, जिन आर्यंस ने रचना की, जिन आर्यंस को जो है मैक्स मूलर और जितने भी तमाम लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी कि आर्यंस कहाँ से आए थे, कोई कहता है विदेश से आए थे, कोई कहता है सेंट्रल एशिया से आए थे, कोई कहता है आर्कटिक से आए थे, कोई कहता है जो है यूरोप से आए थे। तमाम तरीके की थ्योरी हैं आर्यंस के बारे में। लेकिन अभी जो है जिस खुदाई से ये पता चला है, तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शुरुआती, ये देखिए शुरुआती खोज है, ये कोई बहुत बड़ी खोज नहीं हो चुकी, इस पर बहुत बड़ा एकदम ठोस प्रमाण नहीं आ चुका है। लेकिन हमारी सरकार कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी में है, और नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उसने एक कमेटी का गठन किया था इसके लिए। और ये जो है शुरुआती फेस में ही, मुझे नहीं समझ आ रहा है इतनी जल्दबाजी क्यों है और गलत हिस्ट्री क्यों आप उसमें डालना चाहते हो। थोड़ा सा बैठ कर लीजिए, यदि सही बात होती तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, बट इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए कि जरा सा भी पता लगा है उतने में आप जो है चेंज करने पर उतारू हो गए हो। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा है, आपको समझना चाहिए। और हालांकि अगर सही बात है तो जो भी हो, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई फर्जी हिस्ट्री आपको पढ़ाई जाए, फर्जी बातें आपको बताई जाए। ये चीज़ जो है निकल के आई है सामने, यानी क्लास 12th की, क्लास 7th की, क्लास 8 की, ये सारी बुकों में जो है चेंज होने वाला है कि आर्यन जो थे और जो हड़प्पा थे वो सब जो है एक ही थे, और हड़प्पन्स के बाद ही आर्यंस आए थे। यानी कि वो दोनों जो है एक दूसरे से एक ट्रांजिशन फेस में एक दूसरे से मिले थे। तो ये जो है चेंज होने वाला है, यानी कि हड़प्पन्स ही आर्यन थे। तो ये सारी थ्योरी जो है देने वाले हैं लोग। तो ये जो है आपको समझ आना चाहिए कि इस एनसीईआरटी में ये चेंज बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। तो न्यूज़ मैंने आपको बता दी। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है, वो निकल के ये आ रही है। तो देख लीजिए, राखी गढ़ी हरियाणा तरफ पड़ता है, और राखी गढ़ी जो हरियाणा तरफ पड़ता है, ये भारत की सबसे बड़ी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और ये जो है राखी गढ़ी और कच्छ में खुदाई हुई है। हालांकि बहुत बड़ा सोर्स नहीं है जिससे जो है आप ये कह पाओ कि बहुत बड़ा ये खोज कर दिया है। अभी बस शुरुआती फेस है, लेकिन उसमें जल्दबाजी की जा रही है। अब क्यों जल्दबाजी की जा रही है वो आप देखिए। अब जो है अगली न्यूज़ निकल के ये आई है कि इंडिया में जो सैरोगेसी लॉ है वो जो है चूँकि टफ हो चुके हैं 2021 के अमेंडमेंट के बाद, तो अब जो है लोग सैरोगेसी के लिए जो है विदेश जा रहे हैं। आखिर ये क्या होती है सैरोगेसी, तो मैं आपको बता दूं। इसमें जो है जो लोग होते हैं वो, जैसे आपको मैं बता दूं कि 2021 में जो है सैरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, अभी तक सैरोगेसी इंडिया में पैसे के दम पर होती थी। मतलब कोई भी व्यक्ति पैसे दे करके किसी व्यक्ति को जो है सैरोगेसी करवा लेता था। बट अब इसको रोकने के लिए भारत सरकार एक कानून बना चुकी है, रेगुलेशन कर चुकी है 2021 में, कि अब सैरोगेसी किसी व्यक्ति के साथ नहीं होगी और उसकी हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन भारत में जब रिस्ट्रिक्शन बहुत टफ हुए
तो लोग जो है विदेश जाने लगे, विदेशों में सरोगेसी कराने लगे। इसको लेकर के इंडिया में जो है टफ कानून है और इंडिया में सरोगेसी जो है जल्दी आसानी से अलाउ नहीं है। आप सरोगेसी आसानी से नहीं कर सकते हो। और कौन कौन सरोगेसी नहीं कर सकता है, तो सिंगल पर्सन, लिव इन कपल्स, LGBTQ कपल्स, ये लोग जो है सरोगेसी नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोग जो है सरोगेसी कर सकते हैं, जैसे मैरिड कपल्स और कुछ मेडिकल कंडीशंस के साथ। और जो है इस तरीके से जो है लोग विदेश भागने लगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि कानून जो है इंडिया का वो इंडिया में एप्लीकेबल होता है, विदेश जा करके अब जो कुछ करिए जा करके। तो ये सरोगेसी है और ये न्यूज़ निकल के आई है। अगला अगर बात किया जाए तो अगला बात है रिस्क फ्रॉम ग्लेशियल लेक फ्लड्स। देखिए यहाँ पे जो है अगर आपको बता दिया जाए तो जैसा कि आपने जो है अभी उत्तराखंड में जो है कई सारे चीज़ें आपने देखी हैं। उत्तराखंड में कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ बवाल होता है। इसको लेकर के भारत सरकार जो है एक टीम गठित की है जो है स्टडी कर रही है कि हिमालयन क्षेत्र में क्यों है आखिर जो है क्या ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघलने से क्या बाढ़ आएगी, नॉर्थ ईस्ट में किन एरिया में, नॉर्थ इंडिया में किन एरिया में बाढ़ आने वाली है। इसको लेकर के उन एरिया को आइडेंटिफाई किया जाए जो ग्लेशियर से नुकसान के सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं। तो ऐसा जो है ये एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, यानी कि वो रीजन जो है मार्क किए गए हैं जो बहुत ज़्यादा खतरे में है, जिसमें से टोटल अगर देखा जाए तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, उसने जो है ये सारा काम करवाया है, जिसमें 188 ग्लेशियर लेक पर स्टडी हुई है। 188 ग्लेशियर लेक हिमालय क्षेत्र में पाई गई हैं जिनसे जो है भारी बारिश हो सकती है और बाढ़ आने के खतरे हैं, जिससे 15 मिलियन लोगों को सीधा नुकसान देखने को मिल सकता है। और इसकी स्टडी की बात की जाए तो उत्तराखंड बहुत डेंजरस इलाका है जहाँ पे भविष्य में बाढ़ आने की संभावनाएं हैं। इसने तमाम स्टडी की और तमाम क्षेत्रों का पता लगाया है। 188 क्षेत्रों में से अगर देखा जाए तो 13 क्षेत्र उत्तराखंड में पड़ते हैं, जिसमें जो है तमाम नाम भी आपके सामने है, जैसे टिहरी वाला क्षेत्र, चमोली, पिथौरागढ़ और इस तरीके से तमाम क्षेत्र हैं ये मार्क किए गए हैं। वैसे उतनी देर से मैंने आपको बताना भूल गया कि अगर आपको जो ये PPT मैं पढ़ रहा हूँ इस मोबाइल फ़ोन पे, वो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ये डाउनलोड करके आप आसानी से पढ़ सकते हो यदि आप स्वयं से पढ़ना चाहते हो। अब जो है मैं आपको एक डाटा कंपेरेटिव बताने वाला हूँ कि हमारी और चाइना की ग्रोथ जो है वो कैसे हुई है। तो अगर चाइना और हमारी अगर ग्रोथ की बात करोगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चाइना का जो यहाँ पे लाइन है वो रेड वाला है, यानी कि लाल वाला, और हमारा जो है ब्लू वाला है। तो हमारा अगर ग्रोथ अगर आप देखोगे 1990 से 2022 तक कितना स्लो रहा है, और चाइना का अगर आप देखोगे तो कितना ज़्यादा ग्रोथ रहा है। चाइना का ग्रोथ 2005 के बाद बहुत तेज़ी से देखने को मिला, जबकि हमारा जो ग्रोथ है उस तेज़ी से देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, हमने जो है 1991 के LPG रिफॉर्म्स के बाद हमने काफ़ी ग्रोथ अच्छी खासी दर्ज की है। तो ये एक इकोनॉमी आपको देख लेनी चाहिए जब भी हम चाइना का मुकाबला करने को तैयार होते हैं। तो इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो कि चाइना कहाँ है, हम कहाँ पे हैं। वहीं पे अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करो, यानी कि प्रति व्यक्ति भारत और चाइना में कितना कमाता है, तो $12,720 एक व्यक्ति कमाता है चाइना में, जबकि इंडिया में $2,410 एक व्यक्ति इंडिया में कमाता है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। आप देख सकते हो हमारी इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी। तो आप जो है इसकी इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करेंगे, ये जो है हमारे इकोनॉमिस्ट और डेवलप्ड कंट्री की बात करने वाले लोगों को इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए कि आप डेवलप कैसे करोगे। सिर्फ ये हवा हवाई फायरिंग करने से कुछ काम नहीं बनेगा, सिर्फ झूठे सपने दिखाने से कोई काम नहीं बनेगा। आपको प्लान पे बात करनी चाहिए, आप क्या करोगे, कैसे करोगे, आपका क्या मसौदा है, क्या आपने कोई तैयारी की है, इस पर बात होनी चाहिए। फर्जी फायरिंग से बचना चाहिए। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है टेस्ला की तरफ से। तो टेस्ला के CEO जैसा कि आपको पता है एलॉन मस्क हैं, और ये जो है $3 बिलियन इंडिया में जो है निवेश करने का सोच रही है। शुरुआत में जो है ये $500 मिलियन का निवेश करेंगे कम से कम, और ये भारत में जो डेवलप जगह हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इनमें जगह ढूंढ रही है कि ताकि जो है ये लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है जो टेस्ला कारों का वो इंडिया में लगा सकें। ये जो है अप्रैल के अंत में आएंगे भारत और जगह जगह का देखेंगे और यहाँ पे जो है कार को मैन्युफैक्चर करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार जो है टेस्ला को बहुत दिनों से परेशान कर रही है, पिछले साल से परेशान कर रही है। टेस्ला इसके लिए कोर्ट भी गई थी, क्योंकि
टेस्ला पे डबल टैक्स लगाया जा रहा है। यानी कि 30 लाख की कार टेस्ला की है और भारत सरकार चाहती है कि 30 लाख हमें दिया जाए, 30 लाख की कार आप बेचिए, यानी कि 60 लाख कीमत आप उसकी कर दोगे। तो भारत सरकार कितना ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट कर रही है टेस्ला को, ताकि वो इंडिया ना आए। अब इसके पीछे क्या मकसद हो सकते हैं तो वो आप समझिए, इसके पीछे फंडा। तो मेरे हिसाब से इसको भी आना चाहिए, इसको भी जो है आना चाहिए, और लेकिन कुछ शर्तों के साथ, ताकि एम्प्लॉयमेंट इंडिया में जनरेट हो, इंडिया को भी कुछ फ़ायदा हो, टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो, और तमाम तरीके की चीज़ें फ़ायदा इंडिया का भी होना चाहिए। यदि टेस्ला रेडी करता है, एग्री करता है, तो टेस्ला को जो है वेलकम करना चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए। हालांकि अभी तक जो बात निकल के आई है कि भारत आने वाली तो है टेस्ला, लेकिन टेस्ला जो है भारत के लिए कार बनाने के लिए बर्लिन में भी जो है एक फैक्ट्री खोल चुकी है, और बर्लिन में भी जो है कार बनाना टेस्ला ने स्टार्ट कर दिया है। बर्लिन जर्मनी में पड़ता है। जितनी भी आप ऑडी और जितनी भी BMW वगैरह जो कारें आप देखते हो, वो सारी बर्लिन की, जो म्यूनिच एक शहर है, वहीं से बिलोंग करती हैं। तो ये जो है टेस्ला की खबर थी। भारत में आने वाली है अप्रैल के अंत में, और इस साल जो है भारत में कुछ कारें जर्मनी से, बर्लिन से इंडिया में हो सकता है इंपोर्ट भी की जाए। तो भारत में जो है हो सकता है कारें कुछ इसकी आएँ। अब जो है अगली न्यूज़ निकल के आ रही है, वो न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि अभी तक क्या होता था कि गवर्नमेंट टू रिकॉर्ड पेरेंट्स रिलीजन टू रजिस्टर बर्थ, यानी कि गवर्नमेंट का अभी तक क्या होता था कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता था तो उसके माता पिता का एक साथ धर्म लिख दिया जाता था, रिलीजन लिख दिया जाता था। लेकिन अभी जो है एक आर्डर निकल के आया है, जिसमें ये कहा गया है कि अब जो है बच्चे के माता पिता का जो धर्म है वो अलग अलग लिखना पड़ेगा। यानी कि माता का धर्म अलग, पिता का धर्म अलग, इसको नोट करना पड़ेगा आपको। इससे एक नेशनल डेटाबेस बनेगा। मैं आपको बता दूं, भारत में जो है जो भी जन्म, कितना बच्चा जन्म ले रहा है, कितना मर रहा है, इसका जो जन्म का जो रजिस्टर है उसको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहते हैं, NPR। और ये NPR भारत का कोई भी स्टेट मैनेज नहीं करता है। मैं आपको बता दूं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ये जो है कोई भारत में मैनेज नहीं करता है, सिर्फ एक स्टेट को छोड़ करके, जिसका नाम आसाम है। आसाम में ये जो है समस्या आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगी क्यों वो मैनेज करता है। बाकी भारत का कोई भी स्टेट ऐसा नहीं करता है, कोई के पास डाटा अच्छा खासा नहीं है। तो नेशनल बर्थ रजिस्टर जो है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स अमेंडमेंट एक्ट 2023 के अनुसार अब माता और पिता का जो धर्म है वो अलग अलग नोट करना पड़ेगा आपको बच्चे का जन्म होने के टाइम। और इसको जब बच्चे का जन्म होगा तो वो नेशनल पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा, जिसका नाम है कर्सरगी.gov.in। ये आप देख सकते हो, इस पोर्टल का नाम है, और इस पे बच्चे का रजिस्ट्रेशन होगा। उसी प्रमाण पत्र के आधार पे आपको एडमिशन स्कूल में मिलेगा, वही आपका जन्म प्रमाण पत्र होगा जो ऑनलाइन मिलेगा। तो ये न्यूज़ जो है निकल के आ रही है, ये कानून था जिसके अनुसार जो है होने वाला है। माता पिता का अलग अलग धर्म नोट करना पड़ेगा। अगली जो निकल के आ रही है अमेरिका की तरफ से। तो अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका ने अभी हाल ही में जो है कहा है, अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं वहाँ के, उन्होंने कहा है कि भारत अपने पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर के रसिया से ऑयल ख़रीद रहा है। इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, और भारत पे कोई सैंक्शन नहीं है। अगर रसिया से भारत ऑयल ख़रीदता है तो ये उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, उसका जो है नेशनल इंटरेस्ट है, और इस पर हमें कोई लेना देना नहीं है। यानी कि US ऑफिशियल्स ने हमें फेवर किया है, उन्होंने कहा है कि हमें कोई लेना देना नहीं है, और रसियन ऑयल ख़रीदना भारत पे कोई भी सैंक्शन लगाने के लिए अमेरिका को बाध्य नहीं करता है। भारत चाहे तो ख़रीदे, ये उसके नेशनल इंटरेस्ट में है। ठीक है, अच्छी बात है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है RBI की तरफ से। तो RBI, जैसा कि आपको पता ही है कि RBI ने हाल ही में अभी जो है अपना 7th टाइम कोई भी रेपो रेट में परिवर्तन नहीं किया है। लेकिन जो CPI डाटा ये बताता है कि महंगाई भारत में कितनी है। तो भारत में महंगाई जो है वो 4% से 6% के बीच में होनी चाहिए, जबकि CPI डाटा अभी भी जो है हाई है, जिसको लेकर के हमारे RBI के जो गवर्नर हैं वो चिंतित हैं, और उन्होंने इसको नाम दिया है एलिफेंटाइन टास्क। यानी कि ये जो है काफ़ी बड़ा लक्ष्य है, जिसको जो है हमें तोड़ना पड़ेगा और हमें 4% पे लाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और
आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और गवर्नमेंट के बीच में, भारत सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था 2016 में, जिसमें ये कहा गया था कि आरबीआई जो है अपना जो इन्फ्लेशन रेट है और जो सीपीआई वगैरह है इसको 4% से 6% के बीच में मेंटेन करेगा। यदि आरबीआई जो है 3 महीने में, लगातार 3 महीने में इससे नीचे रहता है 4% से इन्फ्लेशन रेट, तो जो है सरकार को पत्र लिख के बताएगा उसके कारण को, और अगर 6% से ऊपर रहता है तो भी जो है पत्र लिख करके गवर्नमेंट को बताएगा। तो आरबीआई यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट को लेकर चिंतित नहीं है, आरबीआई यहाँ पे सीपीआई डेटा को लेकर चिंतित है। सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसका मतलब होता है कि भारत में जो उपभोक्ता के लेवल पे जो महंगाई है, यानी कि जो एक आम जनता को महंगाई झेलनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई झेलनी पड़ रही है, और ये डेटा आपको जो है देखने को मिल सकता है। ये डेटा आपके सामने रहा, जिसमें 5.4 जो है महंगाई अभी भारत में है, बनी हुई है। सीपीआई डेटा ये बता रहा है। तो आरबीआई का कंसर्न सीपीआई डेटा को लेकर के है, जिसको इन्होंने नाम दिया है एलिफेंटाइन, यानी कि हाथी जैसा डेटा है जिसको हमें कम करना है। और भारत में जो है रेपो रेट में इस बार फिर कोई चेंज नहीं किया गया है, 6.5% रेपो रेट रहेगी। रेपो रेट क्या होती है? तो रेपो रेट मैं आपको बता दूं, रेपो रेट का मतलब होता है रीपर्चेज रेट, यानी कि भारत सरकार आरबीआई जिस रेट पे जो बैंकों को कर्ज देती है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट में कोई चेंज नहीं है, 6.5% रेपो रेट इस बार भी रहा है, यानी कि आरबीआई रेपो रेट पे कोई चिंतित नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि इन्फ्लेशन रेट हमारा सही चल रहा है, बट जो सीपीआई है वो थोड़ा चिंता का सबब है। अगला अगर बात किया जाए तो अगला न्यूज़ निकल के आ रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में कई तरीके से निवेश कर सकते हैं। पहला तो तरीका होता है एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में डायरेक्ट इंडिविजुअली पैसा निवेश करेगा तो उसको कहते हैं एफडीआई। भारत की शेयर मार्केट में अगर पैसा निवेश करेगा तो उसको हम एफडीआई कहते हैं। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बट जब ग्रुप ऑफ पीपल, मान लो विदेश के बहुत सारे लोग अगर भारत में एक साथ निवेश करना चाहें, और तो उसको कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि एफपीआई। लेकिन जब विदेश के बहुत सारे लोग वहाँ के किसी एक इंस्टीट्यूशन के साथ मिल करके उसको सारे पैसे दे करके इंस्टीट्यूशन के बेस पे इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया में निवेश करेगा, तो उसको कहते हैं एफआईआई, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि एफपीआई वाले फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो भारत में अब जो है जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैं। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होता है? सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो इसलिए डेवलप किए जाते हैं ताकि कोई व्यक्ति भारत में जो ग्रीन प्रोजेक्ट हैं उनमें जो है डायरेक्ट निवेश कर सके विदेश से, और आईएफएससी के जरिए। आईएफएससी आप जानते हो, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, जिसके जरिए कोई विदेशी भारत में जो है निवेश कर सकता है यूपीआई के थ्रू। तो ये एक अच्छा माध्यम है जिससे जो है भारत में निवेश आएगा और ग्रीन बॉन्ड में निवेश होगा, जिससे भारत में पैसा आएगा, विदेशी फंडिंग होगी। तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड में अब जो है कोई विदेशी डायरेक्ट पैसा निवेश कर सकता है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड में आईएफएससी कोड के जरिए। तो ये आरबीआई ने जो है नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है विदेशी लोगों के लिए। कौन से विदेशी लोग? एफपीआई, यानी कि वो विदेशी बहुत सारे लोग जो अलग अलग भारत में निवेश करना चाहते हैं सोवरेन ग्रीन बॉन्ड में। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड का मतलब होता है कि वो ग्रीन प्रोजेक्ट में इंडिया के निवेश करेंगे और उनको कुछ समय बाद उससे कुछ रिटर्न मिलेगा। तो ये जो है न्यूज़ ख़त्म होती है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है, ये न्यूज़ नहीं, एक आंकड़ा है, आपको पता होना चाहिए कि 36.91 मिलियन न्यू डीमैट अकाउंट्स ओपन इन फाइनेंशियल 2024, यानी कि 2024 में अगर देखा जाए तो अभी मात्र 3 महीने गुजरे हैं और 36 मिलियन डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं। तो डीमैट अकाउंट का अगर मैं बात करूं तो डीमैट अकाउंट क्या होता है? देखिए, जिस तरीके से जो है आपके शेयर जो होते हैं, जो शेयर वगैरह होते हैं, उनको जहाँ पे रखा जाता है उसको कहते हैं डीमैट अकाउंट, यानी कि डीमैटेरियल अकाउंट। और एक होते हैं प्रोविडेंट, जो उनको जो सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, जैसे जीरोधा हो गया, जैसे जो है एंजल वन हो गया, ये सारे ऐप क्या करते हैं? ये आपको एक डीमैट अकाउंट खोल करके देते हैं और डीमैट अकाउंट में आप अपने शेयर को ऑनलाइन फॉर्म में रख सकते हो। लेकिन ये शेयर जो है ये डीमैट अकाउंट में रखने का जो जिम्मा है भारत सरकार किसको दे रखी है, या आरबीआई किसको दे रखी है? तो वो दे रखी है एनएसडीएल को। एनएसडीएल जो है शेयर आपके
आपके रखता है, जबकि वो शेयर को आप तक पहुंचाने का काम डीमैट अकाउंट खुलाने के बाद वो काम होता है किसी दूसरी कंपनी का, जो भी कंपनी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। तो शेयर का जिम्मा होता है एनएसडीएल का, सरकारी काम है। लेकिन एनएसडीएल के बिहाफ पे एनएसडीएल से जो है बाकायदा रजिस्टर करा करके जो है कोई भी व्यक्ति अपना ऐप लॉन्च कर सकता है, उसमें डीमैट अकाउंट व्यक्ति का खोलेगा, उसके बाद वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता है। लेकिन जो ऐप है उसके पास शेयर नहीं होंगे, वो शेयर कहाँ से लाएगा? एनएसडीएल के पास से। तो काफ़ी फंडा थोड़ा पेचीदा है, आपको समझना चाहिए। तो डीमैट अकाउंट यानी कि भारत में जो है निवेशक बढ़ रहे हैं, उनको अवेयरनेस हो रही है, क्योंकि सेंसेक्स और बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी अप जा रहे हैं, जिसको लेकर के हमारी जनता काफ़ी उत्साहित है। और वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना चाहती है, शेयर मार्केट में उतरना चाहती है। और मेरा ऐसा मानना है कहीं खतरा ना बन जाए, क्योंकि चुनाव के चलते मार्केट ऊपर जा रहा है। और मेरे हिसाब से ये सब फाइनेंशियल रिस्क होते हैं, इसको पढ़ने समझने और एक अनुभव के बाद ही इसमें इंटर करना चाहिए। बिना पढ़े बिना समझे आप डायरेक्ट सिर्फ पैसे यहाँ पे छापने आ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भी जो हूँ ये काम बहुत ढंग से कर चुका हूँ, बहुत जो है सालों से कर रहा हूँ। तो आप चाहें तो हमारे क्रिप्टो वाले यूट्यूब चैनल पे है, उस पर जा सकते हैं, मैंने ये काम किया है। तो ये डीमैट अकाउंट की संख्या आप देख लीजिए, 2024 में जो है 36 मिलियन आंकड़ा पहुँच चुका है। मतलब कितना बड़ा आंकड़ा है ये, आप समझ लीजिए। तो हमारे देश में डीमैट अकाउंट को मैनेज कौन करता है, शेयर को कौन रखता है? तो उसका नाम है CDSL, NSDL। दो कंपनियां हैं भारत सरकार के द्वारा, RBI के द्वारा ये मैनेज करती हैं ऑफिशियली। अगला न्यूज़ निकल के आ रहा है सेबी की तरफ से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको जो है आप अक्सर देखते होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अगर आप नहीं जानते तो बड़ा जो है आपको जानना चाहिए। हमारे देश में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो है ट्रेडिंग की जाती है शेयर की, और ये जो है कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी होती हैं, शायद जो है टॉप 50 कंपनियां होती हैं, क्योंकि निफ्टी 50 होता है और वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे शायद 30 कंपनियां होती हैं, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है 30 कंपनियां शायद होती हैं, 50 होती हैं या तो 50 होती होंगी। 30 टॉप कंपनियां देश की जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती हैं, यानी कि उनका जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे दिखता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे टॉप 30 या टॉप 50 कंपनियाँ, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, मुझे 30 लग रहा है। तो ये कंपनियाँ जो है वो रजिस्टर होती हैं NSE पे, और उनका जो है सूचकांक यानी कि इंडेक्स जो है चलता रहता है कि वो कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही हैं। उनका जो इंडिकेटर होता है वो NSE होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट में आना चाहता है, अपना IPO लाना चाहता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसके लिए जो है उसने DRHP एक फाइल की है सेबी के साथ। मैं आपको ये न्यूज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस न्यूज़ से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता चलेंगे टेक्निकल। चूँकि देखिए, आप अगर वीडियो भी पूरा देखते हुए आए होंगे तो आपने ये देखा होगा कि आप इस वीडियो को देखते देखते कितनी नई सारी चीज़ें सीख चुके हो। यही तो होता है, आप न्यूज़ इसको देखिए। तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो मैं आपको बता दूं, उसने DHRP फाइल की है। जैसे मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपनी मार्केट में अपने शेयर के लिए जो है जब उतरती है तो पहले वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती है, यानी कि IPO लॉन्च करती है। लेकिन IPO डायरेक्ट नहीं आ जाता है, पहले आपको DRHP एक अंडरटेकिंग करवानी पड़ती है एक बैंक के द्वारा। DRHP क्या होती है? DRHP का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मेरी कंपनी है, मैं कल शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना चाहता हूँ, तो मुझे सबसे पहले एक बैंक को पकड़ना पड़ेगा। बैंक से जो है हमें अंडरटेकिंग करवानी पड़ेगी, अंडरराइटर ढूंढना पड़ेगा। फिर वो बैंक जो है हमारा एक DRHP तैयार करेगा। DRHP का मतलब होता है, यहाँ पे कहीं फुल फॉर्म दिया होगा, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। आपका प्रोस्पेक्टस तैयार होगा कि अपना क्या प्रॉफिट है, क्या प्रॉफिट नहीं है। उसके बाद जो है कंपनी जो बैंक है वो तमाम लोगों से कहेगी कि भैया हमारे प्रोजेक्ट में निवेश करो। और अगर एक पर्याप्त रूप से जो है आपके पास निवेशक आ जाते हैं आपकी कंपनी में, तो आपका जो है ये सारा डेटाबेस लिखा करके डाटा तैयार करके सेबी को भेज दिया जाता है। जो आपकी DRHP थी उसको सेबी को भेज दिया जाता है। लेकिन एक शर्त होती है, कुछ % ऐसा निश्चित होता है कि इतना कम से कम लोग इंटरेस्टेड होने ही चाहिए आपकी कंपनी में, तभी लिस्ट करेगा सेबी, अदरवाइज नहीं करेगा। तो जो आपकी बैंक होती है वो गारंटी लेती है, क्योंकि उसको फीस मिलती है, अच्छी खासी मोटा मुनाफा होता है। तो बैंक कहती है कि हम जो है जितना पब्लिक खरीदेगी उतनी खरीद लेंगे, बचा हुआ शेयर आपका हम खरीद लेंगे।
तो ये जो है डील होती है बैंक और जो भी कंपनी हो वगैरह वगैरह। फिर ये DRHP जो है वो सेबी को भेज दी जाती है। सेबी जो है भारत में नियामक है जितने भी शेयर मार्केट के काम होते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो इसकी जो है वेरीफाई करता है। उसके बाद आपका IPO की एक डेट दे दी जाती है, जिसके बाद आपका जो है शेयर मार्केट में लॉन्चिंग लिस्टिंग हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जो है जिसको आपने इतनी आसान भाषा में समझ लिया, और यही जो है काफ़ी टेक्निकल चीज़ होती है। तो इस तरीके से लिस्टिंग हो जाती है। लेकिन सेबी जो NSE है यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसने 2016 में फाइल की थी DRHP सेबी के पास, रिजेक्ट कर दी गई थी। इस बार फिर फ्रेश फाइल की है, और उसके जो MD हैं NSE के वो आशीष कुमार चौहान कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार फिर नहीं होगा, क्योंकि BSC को होने में जो है 9 साल लग गए, तो मुझे भी देखो कितना साल लगे। तो ये इनको CEO और MD का कहना है। तो ये न्यूज़ आपको बहुत आसानी से समझ आ गई होगी जो इतना टफ न्यूज़ रहता है। अगला न्यूज़ निकल के आ रहा है प्रोस्टेट कैंसर की तरफ से। दरअसल एक रिपोर्ट आई है लैंसेट की ओर से, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि भारत में जो प्रोस्टेट कैंसर है वो जो है डबल हो जाएगा 2040 तक। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है, दरअसल प्रोस्टेट कैंसर होता क्या है। तो प्रोस्टेट कैंसर जो है काफ़ी डेंजरस होता है। इसको आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। इसमें जो है जब भी जो है आपको यूरिन से जब आपको जो है यूरिन से जो है काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़े, तो आप समझ जाइए आपको प्रोस्टेट कैंसर है। कई लोग जो है अपना जो चेकअप है वो 60 साल के बाद कराते हैं, जो कि खतरा की घंटी है। लोगों को चेकअप जो है जल्दी करवा लेना चाहिए। और भारत में चूँकि युवा इस समय ज़्यादा है, और जब वो जैसे बूढ़ा होगा तो प्रोस्टेट कैंसर बढ़ेगा। ये जो है रिपोर्ट निकल के आई है कि भारत में डबल हो जाएगा 2040 तक प्रोस्टेट कैंसर के मरीज। तो ये बड़ा जो है खतरा वाला आंकड़ा निकल के आया है प्रोस्टेट कैंसर। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ये आर्टिकल जो है आप हमारे जितनी भी PPT मैं इसमें वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा कर के डाउनलोड कर सकते हो। अगला न्यूज़ निकल के आया है कि भारत सरकार क्या कर रही है। दरअसल एक डाटाबेस बनाना चाहती है सोलर पावर प्लांट का। सोलर पावर प्लांट बोले तो अगर आपको मैं बताऊं कि भारत में जो है बहुत सारी कंपनियां इस समय चाइनीज़ कंपनियां सोलर पैनल अपने बेच रही हैं, जिस पे जो है कुछ लिखा क्या है नहीं कि चाइनीज़ है कि इंडियन है। तो भारत सरकार ने ये सोचा है कि भारत में जो सोलर पैनल बनेंगे उस पर एक नंबर दिया जाएगा सोलर पैनल पे, और उसको जो है एक पोर्टल से रजिस्टर किया जाएगा, जिससे ये पता लगेगा कि भारत में कितना % भारत की ज़मीन पे जो है भारत का सोलर पैनल बना हुआ लगा हुआ है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए, इसका डेटा बैंक बनाने के लिए भारत सरकार तैयार है। और वो जो है अब जितने भी सोलर पैनल होंगे उस पर एक नंबर होगा जिसको जो है रजिस्टर किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है सोलर पैनल पे तेज़ी से काम चल रहा है। सोलर पैनल के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो अभी जो है बजट का अनाउंस किया गया था, उसमें प्रधानमंत्री ने एक योजना भी लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसका लक्ष्य था कि भारत में लगभग जितने भी लोग सोलर पैनल लगवाएंगे उनको उनके बिल के अनुसार से उनको सब्सिडी दी जाएगी। सोलर पैनल में अच्छी खासी सब्सिडी आपको दी जाएगी। तो ये योजना थी, आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए। PM सूर्योदय योजना सोलर पैनल के बारे में थी, बजट में अनाउंस हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है चांद की तरफ से। तो जी हाँ, यहाँ पे दरअसल नासा के जो है कुछ ऑफिशियल्स का यहाँ पे कहना है, वाइट हाउस के जो बैठे हुए, नासा को रिक्वेस्ट की गई है कि आप जो है तमाम जितनी दुनिया की जितनी भी स्पेस एजेंसी हैं, फिर वो चाहे इंडिया की इसरो हो, रसिया की जो है स्पेस एजेंसी हो, इस तरीके की दुनिया की जितनी भी स्पेस एजेंसी हैं उनसे बात कीजिए कि मून का भी एक अपना टाइम जोन होना चाहिए। जैसे अपनी अर्थ का टाइम जोन है, भारत जो अपनी पृथ्वी का जो टाइम जोन है उसको 24 भागों में बांटा गया है। 24 टाइम जोन है इंडिया के अपनी धरती के, जिसमें GMT को 0 माना जाता है और उसी से टाइम जोन निर्धारित होता है। तो नासा के जो वाइट हाउस ने निवेदन किया है कि आप जो है तमाम लोगों को, क्योंकि ये तभी हो पाएगा, मून का अपना टाइम जोन तभी आ पाएगा जब पूरी दुनिया इस पर एग्री होगी, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इस पर एग्री होंगे। तो ये रिक्वेस्ट की गई है कि सभी को एग्री करवाइए और टाइम जोन एक मून का भी अलग बनवाइए, क्योंकि आए दिन जो है कोई ना कोई मून पे जा रहा है और मून पे टाइम जोन नहीं है, आपको टाइम ही नहीं पता चलता है तो कैसे मतलब काम बनेगा। तो इसलिए मून को एक अपना टाइम जोन देना पड़ेगा, ये नासा का जो है कहा गया है। और नासा देखते हैं क्या बात करती है। ये न्यूज़ कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी न्यूज़ है। पिछले साल भी यूरोपीय यूनियन ने ऐसे ही कुछ कहा था। और अगली न्यूज़ निकल के आ रही भारत सरकार की ओर से। भारत सरकार यहाँ पे है कुछ AI ला लाने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है आप देख ही रहे होगे कि इंटरनेट पे आप कुछ भी डाल दीजिए और जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसा कर देती है, आपके हर सवाल का जवाब दे देती है।
इसको सुरक्षित करने के लिए, जैसे मान लीजिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कल कोई एआई से आकर के मेरी जगह पे इसका जगह ले ले और एआई वीडियो बनाए, एआई बोले, मेरे जैसा ही बोले, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो एआई से खतरा भी बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी क्या करे कि पॉलिटिकल पार्टी उसका दुरुपयोग भी कर सकती है। मान लो मेरे मुँह से या मुझसे कुछ भी उल्टा सीधा एआई के द्वारा जो है एडिटिंग करवा करके मुझसे कुछ बुलवा लिया जाए और उसमें इमेज मेरी ख़राब होगी। यानी कि इंडिया में अक्सर क्राइम बढ़ रहे हैं एआई से रिलेटेड। कुछ भी व्यक्ति जो है उल्टा सीधा एआई से बना रहा है, अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है, लेकिन उसका नुकसान भी तो है। दूसरा नुकसान ये है कि किसी भी व्यक्ति की आप डिग्निटी, जो उसकी जो डिफेमेशन आप कैसे कर सकते हो, किसी की जो इज्जत है उसको कैसे आप उछाल सकते हो। तो यहाँ पे जो अश्विनी वैष्णव जो आईटी मिनिस्टर हैं अपने, वो कह रहे हैं कि हम जो अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का है उसको बदलेंगे डिजिटल इंडिया बिल के द्वारा, और हो सकता है उसमें एआई से रिलेटेड भी कुछ कानून देखने को मिले जिसमें इस पर बात होगी कि क्रिएटिविटी एआई के जरिए आप दिखाइए, बट उससे किसी के भी जो है किसी की जो है मानहानि नहीं होनी चाहिए, किसी के ऊपर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत सदुपयोग बहुत सावधानी से कीजिए, इसका हो सकता है कानून में कोई मेंशन मिले। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो भारत में कानून आने वाले हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही इंडिया जो है मॉडर्न की ओर अग्रसर हो रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि थोड़े दिन पहले यूरोपीय यूनियन में ये कानून पास हो चुका है एआई से रिलेटेड। लास्ट जो खबर निकल के आ रही है वो चाइना की ओर से निकल के आ रही है, ये भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा कहना है कि भारत में जो लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, इसमें जो है लोकसभा इलेक्शन में चाइना जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सकता है लोकसभा इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। यानी कि कुछ भी पॉलिटिकल पार्टी के विपरीत या कुछ भी जो है लोकसभा इलेक्शन में तमाम तरीके के प्रचार, उल्टे सीधे किसी नेता का उल्टा सीधा बयान बना देना वीडियो के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके, ये सारी चीज़ें देखने को इंडिया में आने वाले समय लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिल सकती हैं। इसको लेकर माइक्रोसॉफ्ट में वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि चाइना जो है ऐसा कर सकता है, आपको सावधान रहना चाहिए। ये माइक्रोसॉफ्ट की वार्निंग है और इन्होंने चाइना को लेकर के दी है कि चाइना ऐसा कर सकता है, क्योंकि चाइना ने अभी जो है ताइवान में इलेक्शन हुए, साउथ कोरिया में इलेक्शन हुए, उनमें चाइना ने ऐसा कुछ किया है। इसको लेकर के जो है माइक्रोसॉफ्ट ने भारत सरकार को भी वार्निंग दी है, क्योंकि भारत सबकी पूरी दुनिया की निगाह भारत के इलेक्शन पे लगी हुई है। और वहीं पे अमेरिका में भी इलेक्शन 2024 में चल रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे जो है डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएँ, ऐसा लग रहा है अभी जो वहाँ की डिबेट्स वगैरह देखने से जो लगता है। तो आज की जो न्यूज़ है वो ख़त्म हुई। उम्मीद करता हूँ आज आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी इस मात्र न्यूज़ के माध्यम से, और यदि आपने बहुत कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो है यदि आपको ये पीपीटी जो मैंने अभी आपको पढ़ाई, पूरी पीपीटी जिसमें बहुत सारी न्यूज़ों का मैंने जिक्र किया और लगभग 1 घंटा होने जा रहा है, यदि आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए और पीपीटी को आप हमारी टेलीग्राम चैनल से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।